गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नेम है संरचना एवं भू आकृति विज्ञान। तो बच्चों, इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि जो भारत का जो स्ट्रक्चर है, भारत की जो संरचना है वो कौन कौन सी जो भू आकृति उसके अंदर पाई जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इंडिया के अंदर जो है, जैसे यहाँ हम माउंटेन एरिया भी पाया जाएगा, यहाँ पर पर्वतीय भाग भी मिलता है, यहाँ पर मैदानी भाग भी है, यहाँ पर प्रायद्वीप पठार भी है, यहाँ पर मुरस्थल भी है और साथ के साथ यहाँ पर तटीय मैदान भी है। और इसी के साथ जो है ना, भारत के अंदर दो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड। तो बच्चों, ये जो जितनी भी अपनी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इंडिया के, या हम यूँ कहें कि भू आकृति जो है इंडिया की, उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ के साथ ये जानेंगे कि इनकी जो संरचना है वो कैसे बने हैं और इसको कैसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो सब जानकारी जो है आज हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता, गठन व स्वरूप अलग क्यों है? आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित है क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियाँ ही है। पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में विभिन्नताएं धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि भारत जो पृथ्वी की जो आयु है वो वर्तमान समय के अंदर जो हो चुकी है वो 46 करोड़ वर्ष है। इतने लंबे समय में अंतर्जित व बाह्यजित, अंतर्जित क्या होता है कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग से जो बल लग रहे हैं, और बाह्यजनित जो पृथ्वी के ऊपरी भाग जो हम सरफेस के ऊपर जो देख सकते हैं, बलों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन बलों की पृथ्वी के धरातलीय व अधसतलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय, जो कि हमारी फर्स्ट बुक है, उस बुक के अंदर जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की वजह से ये हलचलें जो हो रही है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ना ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये हमारे जो महाद्वीप हैं उनका गठन कैसे हुआ। जैसे 7 महाद्वीप है, उनकी जो कभी एक साथ जुड़े हुए थे और आज वो काफ़ी दूर हो चुके हैं, तो इसके ऊपर कौन सा बल लगा है, कैसे उसकी वजह से कौन सी आकृतियाँ जो बनी है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद कहते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट, जिसको ना इंडियन प्लेट की बजाय जो हम इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलेंगे, भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का इसी का एक हिस्सा थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये दोनों प्लेट जो ना एक साथ जुड़ी हुई थी, इंडियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन, जिसको ना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ही बोलते हैं। करोड़ों वर्ष के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व और इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। क्या आप इंडियन प्लेट की खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? तो बच्चों, ये जो टॉपिक है जो यहाँ बताया गया है, ये हमारी पार्ट फर्स्ट की जो बुक है उसके अंदर जो है इस टॉपिक के बारे में जिक्र किया गया है। वहाँ इसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे और आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है? क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? तो बच्चों, यहाँ बताया गया है कि इंडियन जो प्लेट है वो अब भी मूवमेंट कर रही है, वो अपने उत्तर की ओर जो ना वो खिसक रही है, अपने उत्तर की ओर खिसक रही है, जिस साइड हिमालय पर्वत है। तो बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जो ये पर्वत है वो अभी बढ़ रहा है, अभी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है और ये परिवर्तन चलते रहेंगे। बट क्या है कि ऐसे जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, वो परिवर्तन हमें एकदम से महसूस नहीं होते। ये परिवर्तन धीरे धीरे जो है ना महसूस चलते रहते हैं और एक लंबे समय गुजर जाने के बाद जो है इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। देखो बच्चों, क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो है दो तरह की क्रियाओं की वजह से जो ना भू आकृतियाँ बनती हैं। एक तो होता है काफ़ी लंबे समय से गुजर जाने की वजह से, और दूसरा होता है कि एकदम क्विकली चेंज आ जाना। तो इसके अंदर क्या है कि जो क्विकली जो चेंज आते हैं ना वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जैसे फ्लड आ जाना या फिर भूकंप आ जाना या ज्वालामुखी फट जाना, तो या हमारे लैंडस्लाइडिंग जिसको बोल सकते हैं। तो ये क्विकली जो है चेंज आते हैं भू आकृति के ऊपर, तो ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। जबकि जो धीरे धीरे चेंज होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते, वो उनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता कि वो चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कोई स्ट्रीट इरोजन हो जाता है या फिर हमारे गली इरोजन हो जाते हैं, तो इस तरह से हमें पता ही नहीं चलता उनके बारे में। आगे कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूविज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील
भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व भारीजनिक बलों व प्लेट के शक्ति संचरण के अंतक्रिया के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए। भूवैज्ञानिक संरचना व सेल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत के 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर कहते हैं कि जो अगर भूखंडों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 रूप में इसको बांटा जा सकता है। पहला है हमारा प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय व अन्य आंतरिक प्रायद्वीपीय पर्वत, और तीसरा जो है वो है हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि काफ़ी उपजाऊ मैदान है। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय खंड। तो बच्चों भारत का जो प्रायद्वीपीय खंड है ना, वो क्या है कि जो भारत के दक्षिण का जो पार्ट है हमारा, जो कि एक तरह के ट्रायंगल शेप के अंदर जो वो आ जाता है, उस पार्ट को जो है प्रायद्वीपीय खंड का एरिया वो सम्मिलित है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना व गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में करबी एंगलोंग व मेघालय के पठार, जब पश्चिम में राजस्थान के इस खंड के विस्तार है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रस उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व करबी एंगलोंग पठार का छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मुस्तल सदृश्य स्थलाकृति से ढका हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि जो प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। कैबिन क्लब, बच्चों कैबिन क्लब जैसे ना ये जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी बताया था आप लोगों को कि पृथ्वी की जो आयु है वो आज से 46 करोड़ वर्ष, मतलब आज के वर्तमान समय के अंदर जो पहुंची हुई पृथ्वी, तो इसकी आयु जो है ना 40 करोड़ वर्ष जो है वो बताई गई है। तो इस इतने लंबे समय के दौरान जो है ना काफ़ी युग आए हैं जिसमें चेंजेस हुए हैं, जिसमें कुछ कैर्बिनिक कल्प लिखा गया है, कैर्बिनिक ईरा जिसको बताया गया है, या जुरासिक ईरा जिसको बताया गया है। तो ऐसे काफ़ी ईराज जो ना वो आए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, वो अलग अलग टाइम पीरियड रहा है उनका। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, वो कैरिबियन क्लब के अंदर, यानी कि कैरिबियन जो हमारा ईरा था, एक युग था, उसके अंदर जो ना ये बना है। और यह बुक एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अवसाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने के कुछ इससे वर्तन की क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह उर्वर अल्चलों व खंड भ्रंश से प्रभावित है। और इस भाग के अंदर जो नदियां बहती है वो है नर्मदा, तापी, महानदी व रिफ्ट घाटियां आती है इसके अंदर। साथ में सतपुड़ा बलौक पर्वत इसका उदाहरण है। तो ये कुछ नदियां हैं जो यहाँ पर बहती है। प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियाँ सम्मिलित है, जिसके अरावली पर्वत श्रृंखला जो भारत के सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के अंदर आती है। भारत के अंदर क्या है, इसको हम वर्ल्ड के सबसे प्राचीन जो अवशिष्ट पहाड़ियों के अंदर इसको ले सकते हैं, अरावली माउंटेन रेंज, जो कि राजस्थान के अंदर जो ना ये स्थित है। नल्लामाला, जावादी, बेलीकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि यहाँ की नदी घाटियाँ उथली और उनके प्रवणता कम होती हैं। तो ये बार ये टॉपिक ये छोड़ दो, ये अपने अपने उसके अंदर आ जाती है, जो हमारे ज्योग्राफी जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके अंदर एक टॉपिक आता है। नेक्स्ट है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएँ। तो यहाँ पर पर्वतमालाओं के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। हिमालय पर्वत के कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तुरंत दुर्लभ और लचीली है। तो बच्चों कहते हैं कि जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो है ना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये पर्वत श्रृंखला काफ़ी नूतन है या नई है, न्यू है ये, जिसकी वजह से ये तरुण का मतलब होता है कि एकदम युवावस्था के अंदर है, दुर्लभ है, ज़्यादा कठोर नहीं है, ये लचीली है, जल्दी ही जो ना ये टूट जाती है, बिखर जाती है, और लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम जो नहीं इस पार्ट के अंदर काफ़ी रहती है। यह पर्वत वर्तमान समय में ही भी भारीजनिक और अंतर्जनिक बलों की अंतक्रियाओं से प्रभावित है। तो कहते हैं कि जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो भारीजनिक कौन सी होगी कि जो हम देख सकते हैं, और अंतर्जनिक जो पृथ्वी के अंदर जो हलचल हो रही है, उन दोनों का इसके ऊपर इफेक्ट है। इसके परिणामस्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और शिक्षिप बनते हैं।
इन पर्वतों की उत्पत्ति वर्तनिकी हलचलों से जुड़ी हुई है। तो बच्चे कहते हैं कि जो हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है वो हमारे टेक्टोनिक जो फोर्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो मूवमेंट हुई है, वर्तनिकी जो प्लेट से जो हलचल हुई है उनकी वजह से इनका निर्माण हुआ है। तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में है। गार्ज, वेकार की घाटी, शिवक्रियाएँ जैसे हम इसको बोल सकते हैं कि एक तरह से वाटरफॉल ही होते हैं ये, जलप्रपात जिसको वाटरफॉल बोलते हैं, इसके परिणाम है क्योंकि ये अभी तक अपनी युवा अवस्था के अंदर है। उसके बाद है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भारत के तृतीय भूविज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनीत गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इस हिमालय उपद्वीप से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही है, यानी कि उसको जमा कर रही है। तो बच्चों ये कहते हैं कि जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ क्या काम कर रही है कि वहाँ पर जब ये फ्लो करती है, वहाँ पर जब बहती है तो वहाँ से क्या होता है कि अपरदन करती है, उस पहाड़ को जो ना अपरदन करती है, उस पहाड़ को जो काट रही है, उसके ऊपरी जो सेल है उसको तोड़कर अपने साथ बहाकर लेकर आ रही है और ये मैदानी भाग में लाकर उसको डिपॉजिट यानी कि निक्षेप कर देती है, उसको जमा कर देती है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो मैदानी भाग का जो निर्माण हुआ, और यह जो है ना निर्माण जो है ना आज से 6.4 करोड़ पहले जो ना इसका काम शुरू हो गया था। इन जलोढ़ की औसत गहराई जो है 1000 से लेकर 2000 मीटर गहरी, यानी कि जिस मैदानी भाग यानी कि जिस पार्ट में बच्चों हम रह रहे हैं ये एक मैदानी भाग है। और ये मैदानी भाग जो ना वो नदियों के द्वारा मिट्टी लाकर जमा की गई है। अगर हम बात करते हैं इनके जमाव की स्टार्टिंग स्टेज कहाँ से हुई है, तो ये आज से जो ना औसत रूप से 1000 से लेकर 2000 मीटर की गहराई पर है। और बच्चों जो भूगोलवेत्ता है, जो हमारी पृथ्वी की जो जानकारी जो रखते हैं, उन्होंने जब एनालाइज किया, जाना कि गंगा का जो मैदान है वो आज जिस पोजीशन के अंदर पहुंचा हुआ है उससे 3000 मीटर गहराई पर जो ना ये निक्षेप होना स्टार्ट हुआ था। ऊपर लिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूविज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि एक देखो हिमालय पर्वत है जो कि एक नवीन पर्वत है, उसके बाद में मैदानी भाग है जो सबसे लेटेस्ट जो मैदान भाग माना जाता है, दूसरा जो प्रायद्वीपीय पठार है जो कि हम कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन भाग है। यानी तीनों पार्ट जो है वो काफ़ी उनके एज जो है काफ़ी अलग अलग है, उनकी आयु सबसे अलग है। सबसे पुराना जो है प्रायद्वीपीय पठार है, उसके बाद में हिमालय पर्वत है, उसके बाद जो है हमारा जाता है मैदानी भाग, यानी कि सबसे नया जो भाग है वो मैदानी भाग है। तो इन तीनों की जो ना भूविज्ञानिक संरचना जो है उसके अंदर काफ़ी अंतर है, काफ़ी उसमें चेंजेस हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंसेस मिल जाएंगे। तो ये कहता है कि इसके कारण क्या है कि एक जो पक्ष है वो दूसरे पक्षों से काफ़ी विभिन्न है, क्योंकि यहाँ के धरातल भूआकृति पर इसके दूरगामी प्रभाव पड़ता रहता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूविज्ञानिक और भूआकृतिक प्रक्रियाओं का यह भूआकृति एवं उच्चावच का महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो ये कहता है कि इन सब के ऊपर जो है भूविज्ञानिक और भूआकृतिक प्रक्रियाओं का एक प्रभाव रहा है। तो बच्चों इसी के बारे में हम आगे देखेंगे कि जो भूआकृति है भारत के अंदर उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो भारत की भूआकृति के अकॉर्डिंग जो ना इसमें जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, भारत का उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। तो ये 6 जो ना भारत के भूआकृति के जो ये खंड है, हम इन्हीं के बारे में अच्छे से जानेंगे कि जो ना कैसे इनका निर्माण हुआ और आज जो इस पोजीशन के अंदर पहुंची है तो उसके अंदर इसको कितना टाइम लगा था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।